हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो क्या होता है, उसका आवर्तकाल, आवृत्ति वगैरह। आज हम पढ़ेंगे कि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो उसकी गति कैसी होगी। जब हमने देखा था कि जब लंबवत प्रवेश करता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी गति कैसी होती है, वृत्ताकार गति होती है कि चुंबकीय क्षेत्र उस पर अधिकतम बल लगाकर उसे वृत्ताकार, चुंबकीय क्षेत्र के वृत्ताकार पथ पर उस पर गति करवाता है। और जब थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करेगा तो गति कैसी होगी, ये हमें आज पता लगाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी डेरिवेशन। तो डायग्राम में हम सबसे पहले वही है कि क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत भीतर की ओर। तो ये हमारा डायग्राम हम कंप्लीट करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया हमारा पूरा लंबवत भीतर की ओर। अब ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। ये x चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है, ये x है इसका एक्सिस वाला अक्ष, x अक्ष और y अक्ष। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है b, यहां तक ये है चुंबकीय क्षेत्र। ये मैं आपको दर्शाने के लिए बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। क्षेत्र से थीटा कोण बनाना है, ये हमारा थीटा कोण, ये v वेग से गति कर रहा है, यहां पर प्लस q आवेश। अब जब थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है, v वेग से प्रवेश कर रहा है, तो इस v का घटकों में वियोजन होगा। क्यों? क्योंकि जब थीटा कोण बनेगा तो ये एक अक्ष पर बनेगा, दो अक्ष के बीच में गति करेगा और अक्ष के बीच में थीटा कोण से प्रवेश कर रहा है तो उन दोनों अक्षों के बीच में कुछ ना कुछ थीटा कोण बनेगा और उस कोण से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा घटक, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ पर जो क्षैतिज घटक होगा वो होगा Vx। यहां से मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि सही रहेगा। क्रॉस 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 क्रॉस, ओके। हाँ, तो यहां से हमको क्षैतिज घटक मिलेगा जो हम पहले लॉरेंज बल की डेरिवेशन में हमने किया था कि Vx इक्वल्स टू v, और ये मैं आपको बता चुका हूं जिसके साथ थीटा जुड़ा हुआ हो वहां पर हमेशा cos थीटा का घटक आता है। Vx इक्वल्स टू v cos थीटा, और क्षैतिज घटक होगा हमारा, इसको भी मैं जरा सा मिटा देता हूं, क्रॉस क्रॉस और ये क्रॉस। ओके, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा vy, y का घटक है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक होता है। ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक ये तो आप जानते होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, तो vy इक्वल्स टू v साइन थीटा, ये है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, ये हमारा क्षैतिज घटक। अब जब ये थीटा कोण बनाते हुए हमारा आवेश प्रवेश करता है तब क्या होता है, जो हमारा क्षैतिज घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यहां से दिख रहा है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो ये इसको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करवाता है। जो क्षैतिज घटक है Vx क्षैतिज घटक है इस वेग का, तो ये वेग जो है, इस Vx वेग कण को क्या करता है कि क्षैतिज यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऐसे गति करवाने की ट्राई करता है। क्यों? हम सब जानते हैं कि उस समय इस पर बल शून्य होता है, क्षैतिज दिशा में बल शून्य होता है, तब ये सीधी गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करेगा। और इस समय एक और घटक है Vy घटक। Vy घटक क्या करेगा, Vy घटक क्या, ऊर्ध्वाधर घटक, लंबवत घटक, और लंबवत प्रवेश करवाएगा, ये इसको कण पर लंबवत गति आरोपित करेगा। और लंबवत गति क्या करती है, वृत्ताकार पथ पर कण को घुमाती है, जो कि कल की डेरिवेशन में हम देख चुके। तो इस आवेश पर, इस कण पर दो घटकों के वियोजन से दो गति लगेगी, एक तो ऊर्ध्वाधर गति और एक क्षैतिज गति। तो जब दोनों गतियां मिलकर कण पर आरोपित होगी तो कण हेलिक्स यानी कुंडली नुमा गति करेगा, हेलिक्स पथ पर। कुंडली नुमा कैसे, अब ये जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक यानी इस तरफ, ये इसको इस तरफ गति करवाएगी, और ये Vy ऊर्ध्वाधर घटक ये इसको गोल गोल गति करवाएगी, जिससे हमारी गति कैसी हो जाती है, कण की हेलिक्स, ये ऐसे, ये हमारे कण की गति है। यानी ये ऐसे घूमता घूमता, यानी इसकी गति घूम भी रही है और इस तरफ भी आगे भी बढ़ रही है। तो यानी ये Vx घटक इसको आगे लेके जा रहा है और Vy घटक इसको घुमा रहा है गोल गोल। तो ये आप डायग्राम बना लो, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है।
और मैंने आपको समझा दिया सब कुछ कि वी एक्स घटक की वजह से इस पर कैसी गति आरोपित हो रही है, वी वाई घटक की वजह से इस पर कैसी गति आरोपित हो रही है। अब मैं जब आपको लैंग्वेज लिखवाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डायग्राम तो मैं आपको ऑलरेडी समझा ही चुका हूं, तो एक बार आप डायग्राम बना लो। यहां पर आप हेलिक्स लिख देना या फिर कुंडली नुमा, ताकि आपको पता रहेगा। हिंदी मीडियम वाले तो कुंडली नुमा, कुंडली लिख सकते हो, हेलिक्स। इंग्लिश मीडियम वाले इसको हेलिक्स लिख देना। ओके, तो अब हम लिखते हैं लैंग्वेज। हाँ, तो डायग्राम के बाद अब हम लिखेंगे हमारी लैंग्वेज। और लैंग्वेज आपको पता ही है, जो हमने किया है वो का वो लिखना है। हर बार इजी लैंग्वेज ही बताता हूँ मैं आपको, जो जो किया है वही हम डायग्राम में लिखते हैं, डायग्राम की लैंग्वेज में लिखते हैं। माना प्लस क्यू आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। ये तो हमारा डेरिवेशन का क्वेश्चन ही था, जो हमने एज इट इज लिख दिया कि माना प्लस क्यू आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है। v का घटकों में वियोजन, अब v का घटकों में वियोजन होगा। v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो इसके भी दो घटक होंगे, एक तो x घटक और एक y घटक, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक। तो उसका घटकों में वियोजन करना पड़ेगा। तो क्षैतिज घटक जो होगा वो हमारे पास x घटक होगा। क्षैतिज घटक, या इसको हम बोल सकते हैं, क्षैतिज घटक को हम क्या बोलते हैं, और हाँ, अनुदिश घटक। अनुदिश घटक इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, आपने देखा होगा जब मैंने डायग्राम बनाया था, v सदिश की दिशा भी इधर ही थी और x भी इस ओर ही है, इसलिए इसको अनुदिश घटक भी कहते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है। अनुदिश यानी दिशा में ही। ओके, तो क्षैतिज घटक जो मैं आपको बता चुका हूं वही मैं आपको बताऊं। क्षैतिज घटक में मैंने क्या कहा था, ये सीधी कण को सीधी गति करवाता है, रेखीय गति। यह घटक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। यह घटक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। आपको बता दिया मैंने, बी सदिश और एक्स सदिश की दिशा एक तरफ है, अनुदिश है, अतः कण को रेखीय गति प्रदान करेगा। यानी जब, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ओके, जब निष्कर्ष लिखवाऊंगा इन दोनों पॉइंट्स का। ओके, तो यह अतः कण को रेखीय गति प्रदान करेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड पॉइंट, ऊर्ध्वाधर घटक या लंबवत घटक। अब ये तो कल की डेरिवेशन में हम पढ़ ही चुके कि लंबवत घटक जो होता है वो हमेशा कण को वृत्ताकार पथ पर गति करवाता है। तो अतः यह घटक कण को वृत्ताकार पथ पर गति कराता है। इन दोनों पॉइंटों से निष्कर्ष निकलकर हेलिक्स पथ बनेगा। कुंडली यानी जो कण हो, आवेश होगा, ये दोनों गति मिलाकर, दोनों गति जब एक ही कण पर आरोपित होगी तो वो कुंडली नुमा गति करने लगेगा। तो ये आप नोट कर लो लैंग्वेज। इसके बाद हम हमारा निष्कर्ष लिखते हैं जो इन दोनों पॉइंटों से निकलता है। हाँ, तो जो हमारे दोनों घटकों के पॉइंट है उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि दोनों गतियों के अध्यारोपण से कण की गति कुंडली नुमा हो जाती है, यानी हेलिक्स। स्प्रिंग देखो, आपने देखा होगा, आपने स्प्रिंग कैसा होता है, कुंडली नुमा, एकदम ऐसी ही हमारी कण की गति होगी, ऐसे कुंडली नुमा। अब मैं आपको एक बार इसको डायग्राम से सही से समझा देता हूँ, समझा तो चुका हूं मैं, एक बार आपको सही से समझ में आए उस हिसाब से। जो हमारा क्षैतिज घटक होगा, एक्स घटक, वो इस कण को, ये हमारा एक्स घटक है, वो इस कण को कैसी गति देगा, सरल रेखीय गति। और जो हमारा वाई घटक होगा, ऊर्ध्वाधर घटक, ये वाला ऊर्ध्वाधर घटक, ये इस कण को कैसी गति देगा, वृत्ताकार पथ पर गति देगा, वृत्ताकार गति देगा। तो ये इस एक ही कण पर, यहाँ पर जो कण है, इस कण पर सरल रेखीय गति भी आरोपित हो रही है और ये वृत्ताकार गति भी आरोपित हो रही है। ये एक्स अक्ष के कारण और ये वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर घटक के कारण, वी वाई के कारण, और ये वी एक्स के कारण, वी एक्स की वजह से, और ये वी वाई ऊर्ध्वाधर घटक के कारण। इन दोनों गतियों, ये दोनों गति जब इस कण पर लगेगी, यहाँ पर कण है, थीटा कोण बनाते हुए जो प्रवेश कर रहा है, कण पर लगेगी, तब ये कण कैसे गति करने लगेगा, ऐसे। यानी एक्स अक्ष ने इसको क्या किया, इस कण को आगे की तरफ भेजा, वाई अक्ष ने क्या किया, इसको यहां पर वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है बार बार। ये दोनों गतियां जब आरोपित हुई ना, तो आपका जो क्वेश्चन होगा, आपके मन में होगा कि ये हेलिक्स गति कैसे आई, कुंडली की गति कैसे आई। ये गति भी आरोपित हुई और ये गति भी आरोपित हुई, तो दोनों। अब ये एक्स अक्ष क्या कर रहा है, इस कण को आगे भेज रहा है, और ये वाई अक्ष क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, बस आप ये नोट डाउन कर लो निष्कर्ष। इसके बाद वही है जो हमने कल किया था,
आप जानते ही है कि अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय बल। ओके, तो एक बार आप ये नोट कर लो पॉइंट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो कल किया था हमने वही, अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल, ये अभिकेंद्रीय बल लिखा है इक्वल टू चुंबकीय बल। त्रिज्या इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों की वैल्यू भरकर बल की, तो हमें त्रिज्या मिलेगी। किसकी त्रिज्या मिलेगी? जो हेलिक्स पथ है ना, यहाँ पर वृत्त बन रहा है, ये इस वृत्त की जो त्रिज्या हमें वो त्रिज्या मिलेगी इससे। ओके, तो त्रिज्या मिलेगी। अब हम निकालते हैं, ये हम जानते हैं कि क्यू वी वाई और बी। यहां पर मैंने v नहीं लिख के वी वाई लिखा है, क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल की लंबवत गति देख रहे हैं हम। अभिकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल कब मिलता है हमें? जब वृत्ताकार पथ पर कण गति करता है, तब हमें अभिकेंद्रीय बल मिलता है, और तभी हमें चुंबकीय बल भी मिलता है। क्यों? क्योंकि इस समय चुंबकीय बल सबसे ज्यादा होता है, और रेखीय गति करता है तब तो चुंबकीय बल शून्य होता है। इसलिए हम वी वाई वाला घटक लेंगे, क्योंकि ये कण को लंबवत गति करवा रहा है। इस वजह से लंबवत गति के समय चुंबकीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों आरोपित होते हैं, इसलिए यहां पर हम वी वाई लिखेंगे क्योंकि लंबवत घटक है। और ये तो आप जानते हैं एम वी वाई का स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां से हमें आर यानी त्रिज्या की वैल्यू निकालनी है, तो एक वी वाई से एक वी वाई कैंसिल, तो यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर को इधर भेज दूंगा और क्यू बी को उसके नीचे, तो एम अपॉन वी वाई अपॉन क्यू बी, तो उसको आप समीकरण एक नाम दे दो, यहां तक कर दो आप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है आवर्तकाल। पर आवर्तकाल निकालने से पहले आप यहां पर वैल्यू भर दो। समीकरण एक हमारी ये नहीं होगी, वी वाई की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, आर इक्वल टू एम वी साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक की वी साइन थीटा ही आप जानते हो, अपॉन क्यू बी, तो इसको आप इक्वेशन एक नाम दे देना। ओके, यहां तक कर दो आप। उसके बाद हम क्या निकालेंगे अब? आवर्तकाल, जो कि हमने कल की डेरिवेशन में भी निकाला था। हाँ, तो यहां से हमें निकालना है आवर्तकाल, और कल की तरह ही करेंगे। आप जानते हैं आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, तो वेग इक्वल्स टू दूरी बटा समय। कल की डेरिवेशन में भी हमने यही किया था, समय। अब दूरी तो आप जानते हो वृत्ताकार पथ पर ही गति करेगा, तो वृत्ताकार पथ की दूरी क्या होती है? 2πr। तो वेग तो हमारा वी वाई होगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक है, तो 2πr अपॉन समय t। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? आवर्तकाल यानी t, तो यहां पर मैं t लिख दूंगा और इस वी वाई को इसके नीचे भेज दूंगा, 2πr अपॉन वी वाई। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से हम वैल्यू भरेंगे 2πr अपॉन 2πr, सॉरी हमें r की वैल्यू भरनी है, वी वाई एज इट इज। r की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? r की वैल्यू आई थिंक हमारे पास आ गई थी m वी वाई अपॉन क्यू बी, यही थी, देख लेना आप। वो दोनों को इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना, साइन थीटा वाली भी और वी वाई वाली, दोनों को आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं कि वी वाई से वी वाई कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आवर्तकाल होगा, जो कि कण को एक कुंडली घूमने में जितना टाइम लगेगा, वो हमारा आवर्तकाल होगा 2πm अपॉन क्यू बी। ओके, ये है हमारा आवर्तकाल, तो ये आप नोट कर लो। तो आवर्तकाल में हमने क्या देखा है कि कण की, हमने जो हेलिक्स है उसमें कण की केवल वृत्ताकार गति देखी है, वृत्ताकार गति और वृत्ताकार गति में आवर्तकाल। अब हम देखेंगे कण की रेखीय गति, दोनों मिक्स हो रही है ना, मतलब यानी कि जब ये कण ऐसे ऐसे जा रहा है तो अब रेखीय गति भी हम निकालेंगे, जो कि है एक्स से। ओके, तो यहां तक आप नोट डाउन कर लो। ये तो हमने, आपको समझ में आ गया ना, ये तो हमने केवल वृत्त की, यहाँ पर जो बन रहा है इसकी गति निकाली है, इसका आवर्तकाल निकाला। अब हम निकालेंगे कि ये सरल रेखा में जैसे जैसे आगे जा रहा है उस समय इसकी स्थिति क्या होगी। हाँ, तो हेलिक्स पथ की पिच, हाँ यानी हमारे एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष की दूरी कितनी होगी, कण कितनी दूरी तक तय करेगा,
तो हेलिक्स पथ की पिच, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट की पिच होती है ना, वो पिच जिसके ऊपर क्रिकेट खेला जाए वो क्रिकेट की पिच कहलाती है। तो वो पिच जिसके ऊपर आवेशित कण हेलिक्स यानी कुंडली नुमा गति करे उसे हेलिक्स पथ की पिच कहेंगे। यानी आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में तय की गई क्षैतिज दूरी को हेलिक्स पथ की पिच कहते हैं। यानी आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में क्या क्षैतिज दूरी, ये क्षैतिज दूरी तय कर रहा है, मतलब यहां से ऐसे जा रहा है तो ये क्षैतिज दूरी तय कर रहा है, तय की गई क्षैतिज दूरी को हेलिक्स पथ की पिच कहते हैं। ये हमारे हेलिक्स पथ की पिच है जिसके ऊपर हमारा आवेशित कण हेलिक्स गति कर रहा है, कुंडली नुमा गति कर रहा है। तो अब इसको निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला, वेग इक्वल्स टू दूरी बटा समय, आप सब जानते हैं। वेग इक्वल्स टू हमारा वेग कितना है, इस बार वेग कितना होगा, vx होगा। vx क्यों होगा, क्योंकि हम क्षैतिज गति की बात कर रहे हैं, क्षैतिज गति में वेग vx लेंगे क्योंकि हमारा क्षैतिज घटक है vx। ओके, दूरी कितनी होगी, दूरी हम यहाँ पर लेंगे x और समय तो t ही। x क्यों ली, क्योंकि यहाँ पर x है, हम दूरी कुछ मान लेंगे तो यहां से हमने मान लिया कि x अक्ष की पूरी दूरी हमने x मान ली है, तो यहां से हमने दूरी क्या ले ली, x। ओके, यहां से हमने दूरी ले ली x। तो आपको समझ में आ गया हमने दूरी कैसे ली x। यहां से अगर मैं x t को इधर भेजूं तो x इक्वल्स टू vx इंटू टी। ओके, तो अब यहां से हम v की भी वैल्यू रख देते और t की भी वैल्यू रखते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देंगे और उसको हमने लास्ट इक्वेशन को आपने 4 नाम दिया होगा, जहां पर t की वैल्यू आई, अगर आवर्तकाल की वैल्यू अगर नहीं दिया है तो दे देना आवर्तकाल की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 तो x इक्वल्स टू vx की तो आप सब जानते हैं v cos थीटा। ओके, और t की आप देख लेना, आई थिंक 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये है हमारे हेलिक्स पथ की पिच, जिस पथ पर आवेशित कण गति करेगा, हेलिक्स गति करेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आवर्तकाल भी निकाल चुके हम, कुंडली नुमा गति के लिए भी निकाल दिया और हमने हेलिक्स पथ की दूरी भी निकाल दी है। तो हमारी डेरिवेशन कंप्लीट होती है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ और अपने फिजिक्स के कोर्स को पूरा कीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको कुछ दिनों के अंदर 2 या 3 दिन के अंदर ही उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे ताकि आपको समझ में आए टॉपिक और आपके कोर्स में कुछ दिक्कत ना आए पूरा होने में और आप फिजिक्स से ऐसे ही जुड़े रहे। ओके, तो ये फाइनल आंसर है, नोट कर लेना। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ओके, टाटा, सी यू। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा साइक्लोट्रॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार आप अपनी बुक में भी देख लेना उसके बारे में।